Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is electrophilic addition reactions. We were continuing mechanism of reactions. Mechanism of reactions में हमने बेसिकली देखा था कि जो reactions हैं उनका mechanism 4 टाइप का हो सकता है. First, addition reaction. Second, substitution reaction. Third, elimination reaction. एंड फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं ये फर्दर तीन टाइप से हम पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हम 3 टाइप से पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. एलिमिनेशन में हम 2 टाइप का मैकेनिज्म देखते हैं, E1 E2, और साथ में हम EI भी देखते हैं कि आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म, और साथ में रीअरेंजमेंट रिएक्शन. इस कैटेगरी में आज हम फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन रिएक्शंस की, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं इनका बेसिक क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स होते हैं. जैसे कि आपने लिया A प्लस B, ये मिलके क्या बना देते हैं C. कोई साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता. ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. अब इन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ध्यान दो ये रिएक्शन जनरली एल्कीन्स में और एल्काइंस में देखने को मिलती हैं. एल्कीन्स में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के हैं. सिमिलरली यहाँ एसिटाइलिन में या ट्रिपल बॉन्ड्स में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं पाई बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन हैं सिग्मा बॉन्ड के. तो क्योंकि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा 4 या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इनको देख के, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख के, अगर यहां से कोई एक कंपाउंड जा रहा है सीधा सीधा, जैसे ए बी जा रहा है, ए बी में ए प्लस है बी माइनस है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख के ये ए प्लस पहले इसके पास अप्रोच करता है, बाद में उसके पीछे पीछे कौन आता है, बी प्लस. तो यहाँ बी माइनस. तो यहाँ जो फर्स्ट अटैक है वो किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. तो इसीलिए इन रिएक्शंस का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट, अगर न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक करेगा तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, जिसका एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं. फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसमें से एक फ्री रेडिकल पहले अप्रोच करेगा. ऐसी रिएक्शंस को हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं. तो फर्स्ट अटैक के बेसिस पे ही क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और दूसरा काउंटर पार्ट जो एनायन है या फ्री रेडिकल है या इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ. इलेक्ट्रोफाइल का पहला अटैक है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल का होगा, और पहला न्यूक्लियोफाइल का है तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल का होगा, और फ्री रेडिकल का है तो दूसरा फ्री रेडिकल का. यानी कि पहले एक स्पीसीज उसके ऊपर अटैक करती है, उसी स्पीसीज के नेचर के ऊपर हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस का नोमेनक्लेचर करते हैं. तो यहाँ आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है जनरली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन्स और एल्काइंस में देखने को इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं. अब इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें जैसे आपने ओजोनोलिसिस कराया, या आपने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई, या आपने एल्कलाइन KMnO4 बेयर एजेंट से रिएक्शन कराई, आपने क्लोरीन से रिएक्शन कराई, या आपने डाइल्यूट H2SO4 से, या हाइड्रोजन हैलाइड से, या फिर नाइट्रोसिल क्लोराइड से. इसमें हम एल्कीन्स पे हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, जिसमें हम BH3 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और सेकेंडरी स्टेप में हम पेरोक्साइड, एल्कलाइन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं. या हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन देखते हैं, जिसमें हम मर्करी एसीटेट की रिएक्शन अल्कोहल के साथ
प्लस सेकेंड स्टेप में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एल्कली मीडियम रिएक्ट कराते हैं। तो इन सभी रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, बाद में किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसकी ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको देख के अगर ये ए बी मॉलिक्यूल इधर से जा रहा था तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पहले अट्रैक्ट होता है यहाँ, और ये इधर आके या तो इस कार्बन पे जुड़ता है या इस पे, डिपेंड करता है इसमें क्या एटमॉस्फेयर है, इसके साथ और कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और जिस कार्बन से जुड़ेगा उसके दूसरे कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो कार्बोनियम आयन बन जाएगा। फिर हम देखेंगे कि उस कार्बोनियम आयन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये सारी आती तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की कैटेगरी में है, लेकिन पहले हम इन 3 रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखेंगे। अगर हमने ये अच्छे से समझ लिया देन वी कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दीज रिएक्शंस एंड दीज रिएक्शन, क्योंकि इनमें किसी में क्या होता है, साइक्लिक आपको इंटरमीडिएट स्पीसीज मिलती है और यानी कि कार्बोनियम आयन मिलता है, और किसी में आपको सिन प्रोडक्ट मिलेगा, लास्ट में किसी में आपको एंटी प्रोडक्ट। तो पहले हम इजियर जो मैकेनिज्म है उनको देखेंगे, उसके बाद हम थोड़े से डिफिकल्ट वाले जो एग्जांपल्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो कोई सी भी जो रिएक्शन होती है उसके 4 स्टेप्स मेन होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। जैसे इस रिएक्शन में अगर हम H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं तो H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा इसी के साथ अगर जरूरी नहीं है हर बार HO, हाइड्रोजन हैलाइड में भी क्या है, H+, लेकिन नाइट्रोसीलियम क्लोराइड में कौन है, NO+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में हम ये पहचानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा या तो इधर या इधर, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी होती है कार्बोनियम आयन बनने की। जैसे अगर उसने इधर अटैक किया तो यहाँ कार्बोनियम आयन बनेगा, और अगर यहाँ अटैक किया तो यहाँ। इन दोनों में से हम कंपेयर करेंगे विच वन इज मोर स्टेबल। तो जब हम मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, कि ये जो आपने स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाया क्या ये और स्टेबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट। तो हम वो रीअरेंजमेंट करा के और उसको स्टेबल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट में हम करते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जैसे इसमें न्यूक्लियोफाइल B- है, इसमें HSO4, इसमें X-, इसमें Cl-, तो काउंटर पार्ट जो है वो लास्ट 4th स्टेप में अटैक करता है। तो हम इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को 1 बाय 1 देखते हैं। इक्वेशन की फॉर्म में हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एल्कीन था, इसके ऊपर अगर हमने HX की रिएक्शन कराई तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा। इसके पास 2 चांस है कि इसका ये जो p ऑर्बिटल है या तो वो इधर की तरफ आके अटैक करे या इधर। अगर वो इधर अटैक करता है तो यहाँ पे कार्बोनियम आयन बनता है, और अगर वो इस कार्बन पे अटैक करता है तो इधर कार्बोनियम आयन। तो हम इन दोनों में से, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज है, हम दोनों में से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा स्टेबल है। पर चांस अगर ये चारों तरफ हाइड्रोजन है तो ये दोनों ही इक्वल स्टेबल होंगे, दोनों ही बनेंगे। लेकिन अगर साथ में कोई मिथाइल या कोई और ग्रुप है तो हम देखेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब जो स्टेबल कार्बोनियम आयन है उसको सेलेक्ट करने के बाद हम उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं और हमें ये मिल जाता है हाइड्रोहैलाइड्स। जो भी एल्कीन था उसका हमें हाइड्रोहैलाइड मिल जाएगा। अगर यहाँ X की वैल्यू क्लोरीन है तो क्लोराइड, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और आयोडीन है तो आयोडाइड। अगर हम देखें प्रोपीन का केस, तो प्रोपीन के केस में जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस कार्बन पे भी कर सकता है, इस पे भी। अगर वो इस पे अटैक करता है तो ये वाला कार्बोनियम आयन सेकेंडरी बनेगा, और अगर यहाँ अटैक करता है तो प्राइमरी बनेगा। इसमें जो हाइपर कंजुगेशन है वो 2 हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो कौन सा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है। तो इसके ऊपर फिर क्या होगा, ये बनेगा, इसके ऊपर क्लोरीन आके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CHCl CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इस तरह से अगर हम आइसोब्यूटाइलिन का केस देखें तो इसमें अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल तो ये टर्शरी कार्बोनियम आयन बनता है जिसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर ये इस टर्शरी कार्बन पे अटैक करे तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनता है जिसके पास ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ये वाला बनेगा और आपको मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर हम इस तरीके से बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देखें तो इसमें क्या है, 2 पे इन है, 1 2 2 पे इन, 3 पे
क्या है फिनाइल, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल 2 प्रोपीन। और अगर हम इसमें देखें कि कहाँ पे अटैक होगा, अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन का अटैक होता है तो आपको ये वाला कार्बोनियम आयन मिलेगा, और अगर इस कार्बन पे अटैक होगा नंबर 3 पे तो आपको 2 पे सेकेंडरी मिलेगा। अब अगर सिर्फ हम हाइपर कंजुगेशन को देखें तो इसके पास 5 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है अल्फा, और इसके पास ओनली 2 है, लेकिन फिर भी ये वाला ज्यादा बनता है। वाई? बिकॉज ये कार्बोनियम आयन जो है बेंजाइलिक है एक तरह से, ये इस बेंजीन रिंग से क्या करेगा, कंजुगेशन में होने के कारण रेजोनेंस कर लेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और ये फिर क्या मिलेगा, क्लोराइड के अटैक के बाद, या हैलाइड ले रखा है आपने तो हैलाइड के अटैक के बाद आपको ये कंपाउंड मिलता है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन अटैक करता है, सेकंड स्टेप में हम स्टेबल कार्बोनियम आयन का सिलेक्शन करते हैं, और अगर कोई कंजुगेशन या रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है हम उसको देखते हैं, और फिर हम थर्ड स्टेप में, लास्ट स्टेप में, फोर्थ में क्या करते हैं, हैलाइड का या जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक करवाते हैं। नाइट्रो इथीन के केस में इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद 2 चांस है कि या तो ये कार्बोनियम आयन बनेगा इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। हम क्या देखते हैं कि ये वाला ज्यादा बनता है, जबकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 ही है। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है NO2 ग्रुप का, वो इसको क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। हमने ये ऑलरेडी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी में इसको डिस्कस किया है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है आई विल रिकमेंड कि आप मेरा वो वीडियो देखिए, जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपने CH2 पॉजिटिव लिया, और CH2 पॉजिटिव के ऊपर अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। अगर इस तरीके से आपने क्या किया, 5 कार्बन की चेन ली, जिसको आप साइक्लोपेंटाइल बोल सकते हो, साइक्लोपेंटाइल इथीन लिया आपने, इसके ऊपर जब हाइड्रोजन का अटैक होता है तो एक इसके चांसेस हैं बनने के, एक इसके, तो लेकिन बनता कौन सा वाला है, ये वाला बनता है, क्योंकि ये जल्दी से रीअरेंज होके इसमें 6 कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से अल्फा कार्बन, जो कि जिस कार्बन से मिथाइल जुड़ा हुआ है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन से इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, और इसके ऊपर कौन जुड़ जाता है, जो भी आपने X- ले रखा है वो X- न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। तो इस तरीके से खाली एक ही फैक्टर नहीं होता कि कैसे आपने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, आपने ये देखना है कि जो बीच में इंटरमीडिएट बना उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस क्या हैं, जिसके लिए आपको जो कार्बोनियम आयन या इंटरमीडिएट स्पीसीज वाले मेरे वीडियोस हैं आपने वो जरूर देखने हैं, उसके बाद आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं 3 फिनाइल 1 प्रोपीन। इसमें अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करें तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इधर ऑन नंबर 1 और नंबर 2 में भी कार्बोनियम आयन, या तो 2 नंबर पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का या 1 नंबर पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना ये ज्यादा स्टेबल है, और ये और ज्यादा स्टेबल हो जाता है विद रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट से ये इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर। अब जैसे ही यहाँ आएगा, नाउ इट कैन पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन, तो अब ये इसकी कंजुगेट पोजीशन पे है, तो ये कंजुगेट होके ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, और जो स्टेबल होगा वही बीच में रिएक्शन में टिका रहेगा, और उसी के ऊपर क्या होगा, X- यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। इन सारी रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, यानी कि जो H+ का अटैक है, वो जनरली कहाँ होता है, जहां हाइड्रोजन पहले से ही क्या है, ज्यादा है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है जहां पे हाइड्रोजन क्या है पहले से कम। ये वाला जो रूल है वो क्या कहलाता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले किसने नोटिस किया था, मार्कोनिकॉफ ने नोटिस किया था कि जब जब हम इस तरीके से एसिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है तो इसमें 2 चांस होते हैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के, एक इधर और एक इधर, लेकिन इसके प्लस आई के कारण ये हमेशा क्या होते हैं, इस साइड शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ज्यादा
नेगेटिव, तो इसीलिए H+ यहीं पे अटैक करता है और ये कार्बोनियम आयन बनता है। जब ये कार्बोनियम आयन बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आएगा। तो इस रूल को सबसे पहले मार्कोनिकॉफ ने दिया था और मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से ही हम इसको जानते हैं कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है एसिमेट्रिक एल्कीन में, देखो ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो यहीं पे हाइड्रोजन आएगा और जहां सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वहां पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन मैंने अभी आपको जैसे मैकेनिज्म में बताया कि कई बार क्या होता है, हम कार्बोनियम आयन की जब स्टेबिलिटी देखते हैं, जैसे मैंने आपको इसकी स्टेबिलिटी बताई, ये कार्बोनियम आयन, अब इसमें हमने हाइड्रोजन को कहाँ भेजा, इधर भेजा, जबकि यहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम। तो इसीलिए खाली रूल को आपने रटना नहीं है, आपने उसको समझना है कि क्यों यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा। इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस के मैकेनिज्म को देखोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ मैकेनिज्म। इन्हीं के कंटिन्यूशन में हम एडिशन ऑफ हेलोजन, ब्रोमिनेशन और बेयर्स रिएजेंट, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म 1 by 1 in each lecture we will look after into these mechanisms also. Thank you.